गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक केस आया था मेरे पास में ट्विन प्रेगनेंसी लेके। और बहुत परेशान थे। उनका आईवीएफ हुआ था और कहीं और आईवीएफ हुआ था। डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस था और उनने क्वाड मार्कर कराया था और उसके बाद एनआईपीटी भी करवाया था। एंड दे वे आर कन्फ्यूज बिकॉज द क्वाड मार्कर हैज़ गिवन द हाई रिस्क रिजल्ट फॉर डाउन सिंड्रोम और एनिप्लॉयडी। एंड जो एनआईपीटी का रिजल्ट था वो 2 बार नो कॉल, मतलब कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो ये जो केसेस हैं, इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और ट्विन प्रेगनेंसी में एन्यूप्लॉयडी स्क्रीनिंग कैसे होती है, मतलब हम उसका जेनेटिक स्क्रीनिंग कैसे करें, उसमें ये कैसे देखें कि उसमें ट्राइसोमी 21 होगा कि नहीं। तो जो मेन मुद्दा है वो बेसिकली जो आईवीएफ या फिर ट्विन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि एक ही एग में फर्टिलाइजेशन हो, इससे एम्ब्रियो बने और ये 2 एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाए। और एक दूसरा है कि जिसमें 2 एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो। ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्रस के भीतर डेवलप होती है। तो जो ट्विंस होता है ये या तो 2 सीड से बनेंगी या एक सीड का बन के डिवाइड हो जाएंगी। जब 2 सीड बनेंगी तो उसको डाई जाइगोटिक बोलते हैं, या इसको चलती भाषा में फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। जो एक ही सीड से बनता है, एक ही एग से बनता है और एक स्पर्म से, और ये डिवाइड हो जाता है, तो इसको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। ये मोस्टली आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। अब नॉर्मली हम जब भी प्रेगनेंसी, सिंगलटन प्रेगनेंसी होती है, तो सिंगल प्रेगनेंसी में हम हर बार ये कहते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने में हम कुछ ऐसे टेस्ट करें जिसमें हमें ये पता चले कि यदि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो एक निर्णय ले सकें कि इसको रखना है कि नहीं रखना, डिपेंड करेगा कपल के ऊपर। तो ये हम एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन कहलाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन के 3 पार्ट हैं। एक होता है मदर की एज, एक होता है हम डबल मार्कर कराते हैं, और एक होता है हम एंटी स्कैन कराते हैं। ये एक सोनोग्राफी है। इनसे हम एक कंबाइंड रिस्क निकालते हैं कि कितना क्या है। उसमें यदि हाई रिस्क होता है तो फिर हम इसका एमनियोसेंटेसिस करते हैं या सीवीएस करते हैं। ये सिंगल प्रेगनेंसी का हम फॉर्मूला है। यदि ये चीज़ें नहीं हुई तो हम यहाँ पर एक चौथे महीने में क्वाड मार्कर कराते हैं। इसके साथ में यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम फिर एमनियोसेंटेसिस करते हैं। इसके साथ में हम एक टारगेट स्कैन भी करते हैं 18 से 20 हफ्ते के बीच में। ये सिंगलटन प्रेगनेंसी की एक प्रचलित प्रथा है जो कि बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में। अब इसके बीच में एक और टेस्ट आया है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। इसको एक्चुअली प्रीनेटल स्क्रीनिंग बोलना चाहिए। इसका अभी डिटेल बाद में बताऊंगा। अभी ये जो पेशेंट आई, यही चीज़ यदि डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी में आप अप्लाई करते हो, तो जो ही आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बायोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हो, तो आपका जो केमिकल है पैपे और फ्री बीटा एचसीजी, ये किधर से आया, कौन से बेबी से आया, इससे आया कि इससे आया, यू डोंट नो। तो इसकी सेंसिटिविटी और इसकी प्रामाणिकता घट जाती है, करीबन 10% घट जाती है सिंगलटन से। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो फीटस स्पेसिफिक या बेबी स्पेसिफिक रहेगा, वो उसका केवल यदि हम एंटी स्कैन करें तो ये एक, दोनों बच्चे का एंटी स्कैन अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें सोनोग्राफी इन्वॉल्व है। तो सोनोग्राफी में आप मदर के ब्लड से कुछ नहीं कर रहे हो, ये बच्चे का स्पेसिफिक खुद का फाइंडिंग है। इससे आप रिस्क निकाल सकते हो एज के साथ मिला के।
अब जब एज के साथ मिलाते हैं तो यदि मान लीजिए यदि एक 35 साल की महिला में 1/120 यदि रिस्क है तो ये चूंकि 2 हैं तो 2/120 हो जाएंगे। इसका मतलब आपको एज घटानी पड़ेगी रिस्क असेसमेंट करने के लिए, ये अलग मुद्दा है। तो जब हम इसका इंडिविजुअल रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें मदर का एज का एक साथ में रीएडजस्टमेंट करते हैं। यदि ये एंटी स्कैन ऐसे केस में जिसमें कि बच्चा सिंगल एक से ही बना हो और ये डिवाइड हो गया तो एक एंटी स्कैन इधर एक एंटी स्कैन इधर, तो ये मोनोकोरियोनिक हो गया। अब ये जो मोनोकोरियोनिक है, इस मोनोकोरियोनिक में कौन से एंटी को आप मानोगे, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, तो जो हायर एंटी है उसको लेके चलते हैं, उस हिसाब से हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद में यदि इस पेशेंट का आप क्वाड कराओगे तो ये क्वाड मार्कर 16 हफ्ते में या 18 हफ्ते में, फिर चूँकि ये मदर के ब्लड से होता है और बच्चे के कुछ केमिकल मदर के ब्लड में जाते हैं, तो किस बच्चे से आया वो कैसे पता करेंगे, तो ये भी यूज़लेस हो जाता है। चौथी बात, कई बार लोग इस रिस्क को पक्का करने के लिए यहाँ पर एक NIPT कराते हैं। अब जब NIPT कब करते हैं, जब मान लीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यहाँ पर कोई हाई रिस्क आया, आप एमनियोसेंटेसिस के पहले NIPT कराएं, तो NIPT यदि पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आपको इसके कहने पे तो आप टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो आपको एमनियोसेंटेसिस करना पड़ेगा। सपोज NIPT ठीक आया और यहाँ प्रॉब्लम दिखा, तो क्या आप इसके बल पे ये मान लेंगे कि चूंकि यहाँ प्रॉब्लम आया, ये ठीक आया, तो हमको अब कुछ नहीं करना चाहिए, तो उसको आप दूर करने के लिए फिर एमनियोसेंटेसिस करेंगे। तो कुल मिला के इस NIPT को करने से यहाँ से लेके एमनियोसेंटेसिस तक आने में एक अननेसेसरी डिले और खर्चा होता है। प्लस इस NIPT से ये बोला जाता है कि 21 ट्राइसोमी 21 का सेंसिटिविटी 99% है, पर यदि आप देखोगे तो वास्तविकता कुछ और है। यदि आपने इसको पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव में सच में पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं, उसको पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बोलते हैं। उसका रेट कितना है, वो कई बार 65%, 60% ऐसा आता है। जितनी उम्र कम होगी वो और नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के जो NIPT का बीच में जो खेल है, वो कराने के पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हम इससे फ़ायदा क्या पा रहे हैं। केवल एक ही फ़ायदा है कि ये मदर के ब्लड से होता है, तो क्या ये निर्णयकारी होता है? नहीं। इसलिए इसके निर्णय से आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो आपको एमनियोसेंटेसिस कराना है। यदि यहाँ पर डबल मार्कर में पॉजिटिव आया तो भी आप NIPT से ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल आया तो बेबी ठीक रहेगा, तब आपको फिर से एमनियोसेंटेसिस या CVS करना, तो ये CVS करना है। तो ये दोनों इन्वेजिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही केस में यहाँ पर जब ये केस में NIPT कराया, दिस NIPT केम नो रिजल्ट। अब नो रिजल्ट इसलिए क्योंकि कई बार जो बच्चे के DNA मदर के सर्कुलेशन में जाते हैं, जिससे कि हम NIPT का रिजल्ट लेते हैं, उसका वॉल्यूम, उसका फ्रैक्शन यदि लेस देन 4% हो गया तो ये रिपोर्ट नहीं दे पाता। अब 2 बच्चे हैं, टोटल मिला के आपको 8% या 9% जैसा भी है, तो किस बच्चे का कौन सा फीटल DNA है वो आप बता नहीं सकते। फीटल फ्रैक्शन यदि कम पड़ गया ट्विंस के हिसाब से तो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो ये अननेसेसरी डिले करता है और एक कन्फ्यूजन और एक एंजाइटी पैदा करता है। बेस्ट मेथड क्या हुआ फिर, यदि आपको देखना ही है, दैट इज़ बाय स्कैन, जो कि फीटस स्पेसिफिक रहता है, और फीटस स्पेसिफिक रहने के कारण ये आपको एक इंडिविजुअल रिपोर्ट बताता है कि इसमें कितना प्रॉब्लम है, इसमें कितना प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के जो ये बातचीत का जो मेरा मुद्दा है कि ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत समय पेशेंट जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप हमारा मार्केट, क्योंकि उनको लगता है कि ये टेस्ट होने चाहिए, वास्तव में होने चाहिए। सिंगलटन प्रेगनेंसी में, सिंगल प्रेगनेंसी में तो होना ही चाहिए, बेहतर है होना।
पर ट्विन प्रेगनेंसी में जब आप ये डॉक्टर को बोल के कराते हैं या डॉक्टर करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन बड़ा कठिन हो जाता है। फिर बात आती है कि इस पेशेंट का आप कैसे पता करोगे कि ये बच्चे कैसे हैं। तो आप एमनियोसेंटेसिस करिए, नो प्रॉब्लम, आप ट्विन में एमनियोसेंटेसिस कर सकते हो, बट इसका काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बच्चे में यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप फिर आगे क्या करेंगे। तो ये जो वीडियो बनाने या इसको देने का मकसद ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी के में यह हमको खासकर जाइगोसिटिक, डाइजाइगोटिक है, डाइकोरियोनिक है, दो से बने कि एक ही से बने, वो बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप उचित निर्णय ले सकते हो कि ये प्रेगनेंसी कैसे चलेगी। ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क केस होता है, खासकर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, खासकर मोनो एमनियोटिक में तो और भी ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। आशा है ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे एक मेंबरशिप एरिया में जाके भी आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।